हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ साइंस। मैं हूं आदर्श मिश्रा और अभी आपने पढ़ा था इसके पहले कि जूलॉजी और बॉटनी दोनों में क्या डिफरेंसेस है और दोनों में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जूलॉजी मैंने बता दिया था कि जूलॉजी में हम जीवों के बारे में और उनकी जो शारीरिक क्रियाएँ होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और बॉटनी में मैंने बताया था कि जितनी भी प्लांट हैं, प्लांट के बारे में पढ़ना है तो उसे बॉटनी कहते हैं। अब ये जो क्लास 9th के बच्चे होते हैं उनका जो एक बेस सबसे पहला चैप्टर है कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। तो मौलिक इकाई होने के साथ साथ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए बन जाता है क्योंकि जब हम बायोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें बहुत ही डीप पढ़ना होता है, और डीप पढ़ने के लिए हमारा बेस इम्पोर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज हम लेकर आए हैं कोशिका। कोशिका जिसे जीवन की मौलिक इकाई कहा जाता है। मौलिक इकाई का मतलब क्या है कि जो आधारभूत इकाई होती है, जब हमारी शरीर की संरचना होती है, जब कोई पौधे की संरचना होती है, इनफैक्ट जितने भी जीव हैं संसार में हैं, पृथ्वी पर पाए जाते हैं, सबका जीवन जो है एक कोशिका से ही स्टार्ट होता है। तो क्लास 9 के बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर होने वाला है, और वहीं जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं अगर उनका बेस थोड़ा सा कमज़ोर है या उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है इन चीज़ों में, तो वो भी इन वीडियो को ज़रूर देखें, और हो सके तो और भी लोगों को ये शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका। तो अभी मैंने बताया कि कोशिका को जीवन की, यानी कोई भी जीव है, कोई भी जीव क्या होता है, जिसके अंदर जीवन हो। जीव कैसे कहते हैं, जिसके अंदर जीवन हो, लाइफ हो, वो भी प्रजनन करता हो, पोषण ग्रहण करता हो, श्वसन करता हो, सारी चीज़ें जिसमें आई जाती हैं वो होते हैं जीव। तो कोई भी जीव जिसकी शारीरिक इकाई की अगर बात करें हम, शारीरिक इकाई, यूनिट भी कह सकते हैं, यूनिट है वो क्या है, सेल होती है। जीवन कोई भी जीव जिसकी शारीरिक इकाई जो है कोशिका होती है, कोशिका होती। यही कारण है, दिस इज द मेन रीज़न कि हम क्यों सेल को जो है फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो कह सकते हैं कोशिका सभी जीवधारियों की, जितनी भी जीवधारी पाए जाते हैं संसार में, कोई छोटे बड़े कोई भी हो, सब कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चर बनाने वाली, स्ट्रक्चर कह सकते हैं, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। अब मैंने बताया कि इकाई आप यूनिट भी कह सकते हैं और क्रियात्मक को हम फंक्शन भी कह सकते हैं। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। द fundamental unit of life, we can also say that it is structural and functional unit of life. Cell is structural and functional unit of life. आप इंग्लिश में से लर्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन थे सबसे पहले सेल को डिस्कवर करने वाले। तो सेल को सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर किया गया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, अपनी जो खुद का एक जो इनका प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, उस पर इन्होंने जब गौर से देखा तो क्या इन्हें एक छत्ते के समान संरचना दिखी। एक छत्ते के समान इन्हें संरचनाएं दिखी, ऐसे कोष्ठक बने हुए थे। तो इन कोष्ठकों को उन्होंने क्या कहा, सेल्यूला कहा। क्या कहा, सेल्यूला कहा। इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लेंगे आप लोग। सेल्यूला कहा। सेल्यूला किसे कहा, सेल्यूला। तो रॉबर्ट हुक ने सेल्यूला को मधुमक्खी के आकार के दिखने वाले उन आकार को सेल्यूला कहा, और अंत में इन्हें कोशिका के नाम से जाना जाने लगा। कोशिका जिसका अर्थ होता है कोश, और कोश का अर्थ हम जानते हैं एक छोटा सा कक्ष। तो कोशिका जो है कक्ष के आकार की दिखी, जिन्होंने उसे क्या कह दिया, सेल्यूला कह दिया। लेकिन ये जो कोशिकाएं जो रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर की गई थी, ये कोशिकाएं मृत थी, ये सेल्स डेड सेल्स थी।
अब आइए जानते हैं कि जीवित कोशिका की खोज कितनी की थी। तो ठीक 9 साल बाद 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था। ल्यूवेनहॉक आप जरूर नोट करेंगे। तो मृत कोशिका किसके द्वारा देखी गई थी? मृत कोशिका देखी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। जब उन्हें कैसी दिखी? एक मधुमक्खी के छत्ते के आकार संरचना दिखी, उन्होंने उसे सेलुला कह दिया। और जीवित कोशिका की अगर वो जाता है क्रेडिट पूरा तो जाता है ल्यूवेनहॉक को। फिर अब कोशिका को चलाता कौन है? कोशिका को चलाता है केंद्रक। हम सब जानते हैं कि केंद्रक कोशिका का नियंत्रक होता है, द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, द कंट्रोलर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। कोशिका को चलाने वाला होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को किसने न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले केंद्रक को डिस्कवर किया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब सेल अगर हम पढ़ते हैं तो सेल को एक जो कंट्रोल करने वाली जो चीज़ होती है वो होती है केंद्रक। इसलिए मैंने आपको बेस में बता दिया कि रॉबर्ट ब्राउन ने जो है केंद्रक को 1831 में 1831 ईस्वी में जो है डिस्कवर कर लिया था, जिससे उन्होंने क्या कहा कि जो सारी सेल की जो क्रियाएं होती हैं, सेल की सारी गतिविधियों को जो नियंत्रण करता है तो करता है केंद्रक। इसीलिए सेल का जो कंट्रोलर है, जो कंट्रोल रूम है, इसे कहते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे, केंद्रक को कहते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम जानते हैं कि सेल का आकार कैसा होता है, तो हम पढ़ लेंगे आकार। आकार की बात करें तो सेल बहुत छोटी होती हैं, इतनी छोटी होती है कि इन्हें हम अपनी आंखों से, नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अपवाद स्वरूप क्या होता है कि कुछ जीवधारियों की जो कोशिकाएं इतनी बड़ी हैं जिन्हें अपनी आंखों से भी देखा जा सकता है। तो आइए बात करते हैं, ये आकार में तो बहुत छोटी होती हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। बट फिर भी कुछ सेल ऐसी हैं जो इतनी साइज में बड़ी होती हैं जिन्हें हम अपनी ही आंखों से जो है देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट सेल की, लॉन्गेस्ट सेल, तो हम कह देंगे शुतुरमुर्ग। पढ़ा होगा आप लोगों ने शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, उसकी सेल सबसे बड़ी, जितनी भी सेल बन रही हैं तो सबसे बड़ी जो सेल है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की है। अब हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट सेल की, बात करेंगे सबसे छोटी जो है किसकी होती, तो सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी सेल है माइकोप्लाज्मा। तो क्लियर हो गया कि जो लॉन्गेस्ट सेल है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की है, वहीं स्मॉलेस्ट जो है वो माइकोप्लाज्मा की है। अगर हम आकार बात करें तो आकार में हम कह सकते हैं कि ये गोलाकार भी हो सकती है, गोलाकार भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती हैं, लंबी भी हो सकती हैं, कई तरह की हो सकती हैं, गोलाकार और अंडाकार, लंबी या बहुभुजाकार, बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। तो इतना हम पढ़ने के बाद अब हम इसके बारे में रिकैप कर लेंगे कि सेल क्या है। कोई भी जीव जिसके अंदर क्या होता है, जीवन होता है, सुनो, तो जिसकी शारीरिक जो इकाई है, जो उसका शरीर का जो उद्गम जब हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तो देन यूनिट जो है वो कौन थी, कोशिका थी। क्योंकि जब कोशिका, हम जानते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि कोशिका विभाजन कैसे होता है और कोशिका के अंदर कौन कौन से जो ऑर्गेनेल है वो प्रेजेंट होते हैं, हम 1 बाय 1 करके सारे पढ़ेंगे। तो कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। तो क्रियात्मक क्यों कहा है, क्योंकि जितने भी फंक्शन हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी फंक्शन होते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन, तो सारी सेल के अंदर ही होते हैं। अब सेल के अंदर होता क्या है, सेल के अंदर होते हैं ऑर्गेनेल, जिन्हें हम बोलते हैं कोशिकांग। तो कोशिकांग के
अंदर ये सारी जो है क्रियाएं हमारी संपन्न होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं अब हमें इसके आगे का पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। हमने समझ लिया कि कोशिका की खोज कितने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1635 में की थी। और जीवित कोशिका किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत, जिसे हम सेल थ्योरी के नाम से भी पढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो स्वीडन करके थे। स्वीडन नामक जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका के सिद्धांत को समझाया था। ठीक, तो इसके बाद हम आ जाते हैं प्रकार। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। तो जनरली जो कोशिकाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली है प्रोकैरियोटिक, दूसरी होती है यूकैरियोटिक। नाम याद रखना है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिकाएं जो है वो पाई जाती हैं। तो प्रोकैरियोटिक क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो अल्प विकसित होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो अल्प विकसित होती हैं। इनमें सारी जो कोशिकाएं हैं वो उपस्थित नहीं होती। जो सारी कोशिकाएं हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं, कुछ ही कोशिकाएं में पाए जाते हैं। लेकिन तीन चीज़ें बहुत क्लियर रहती हैं, चाहे बात आप यूकैरियोटिक की कर लो या आप प्रोकैरियोटिक की कर लो। तो ऐसी से तीन चीज़ें हैं जो इनमें कॉमन हैं। ऐसी तीन चीज़ें हैं जो आप दोनों कोशिकाओं में आप देख पाएंगे। तो वो तीन चीज़ें हैं प्लाज्मा झिल्ली, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा होता है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। तीसरी चीज़ जो है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या होती है? वो है आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ आप आगे पढ़ेंगे, डीएनए और आरएनए। आनुवांशिक पदार्थ, ये तीन चीज़ें हैं जो दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। आनुवांशिक पदार्थ जिसमें डीएनए और आरएनए को इंक्लूड किया गया है। तो यूकैरियोटिक क्या होती हैं? जो कोशिकाएं पूर्ण विकसित होती हैं, जिनमें केंद्रक भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, राइबोसोम भी होते हैं, यानी एक पूरा स्ट्रक्चर जो है कम्प्लीटली बना होता है सेल का। वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होते, इसके पास केंद्रक जो मटेरियल जो अंदर का होता है आनुवांशिक, वो भी स्वतंत्र अवस्था में घूमता रहता है, इसके पास केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, जब ये बहुत छोटी कोशिकाएं हैं तो जाहिर सी बात है कि ये हम लोगों में और जो बड़े बड़े जीवधारी होते हैं उनमें नहीं पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें हम बोलते हैं नीले हरे शैवाल। और होता है बैक्टीरिया। इनमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब इन दोनों को आप छोड़ दीजिए तो आप जितनी भी आप जीव देखेंगे संसार में उन सबके पास क्या होंगी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़कर जितने भी आप जीव देखेंगे सभी के अंदर क्या होंगी? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये तो हमने बहुत ही शॉर्ट में जो है पढ़ लिया है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे कि
कोशिकांग क्या होते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जो कोशिकांग क्या होता है, कि जो भी सेल के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं, सेल के अंदर जितने भी अंग हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, सारे क्या कहलाते हैं, कोशिकांग। तो कोशिका के अंदर पाए जाने अंगों को कोशिकांग कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, हरित लवक है, केंद्रक, केंद्रका, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको एक चित्र की सहायता से समझा देता हूँ कि जो सेल है वो आकार में कैसे दिखती है। तो कोशिका के बारे में अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो चारों ओर से कवर है इसे हम बोल देंगे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। अगर आप डायग्राम बनाएं तो आप याद रखें कि आपको डायग्राम के नाम आप कोशिश करें पूरी कि आप इंग्लिश में ही लिखें, क्योंकि बायोलॉजिकल चीज़ें जब पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश में भी ये सारे जो वर्ड्स हैं वो लर्न होने चाहिए। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। चलिए सेल मेम्ब्रेन हो गया। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो इनकी चारों तरफ सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कि आपका जो चित्र बन रहा है ये चित्र है पादप कोशिका, जिसे हम कहते हैं प्लांट सेल। तो ये जो डायग्राम में है मैं आपको पादप कोशिका का बना के बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपको बेहतर तरीके से जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, समझ में आ जाएगा अच्छे। तो ये क्या हो गई, जो सेल की सेल मेम्ब्रेन की जो और भी बाहर होती है वो होती है सेल वॉल। सेल वॉल, एक चीज याद रखिए आप, सेल वॉल जो केवल ओनली प्लांट्स में, यहाँ पे आप लिख देंगे ओनली प्लांट्स, सेल वॉल प्रेजेंट ओनली प्लांट्स नॉट एनिमल्स। किसी भी एनिमल की बॉडी में आप सेल वॉल को नहीं पाएंगे, ओनली प्लांट की जो है सेल में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है। चलिए अब अंदर के हम समझ लेते हैं, अंदर क्या होता है। तो साइड में इसका होता है केंद्रक। प्लांट सेल में आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है हम पढ़ के आए कि सेल को कंट्रोल करने वाला जो कंट्रोलर है वो हमेशा परिधि की ओर पाया जाता है, साइड में होता है। कभी भी मिडिल में अगर होगा तो आप समझ जाइए कि वो जो सेल है एनिमल सेल है, ना कि प्लांट सेल। तो ये क्या हो गया, चलिए मैं इसका भी न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस, हम कहते हैं केंद्रक। इसके अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर होती है न्यूक्लियोलस। केंद्रक, केंद्रका, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस नाम याद रखेंगे, जैसे हम बोलते हैं केंद्रक। चलिए आपकी जानकारी में यहाँ पे मैं केंद्रक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये केंद्रक है। वहीं इसके अंदर जो पाई जा रही है इसे क्या बोलेंगे आप, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ये हो गई आपकी केंद्रका, जिससे इसे हम बोल देंगे केंद्रका। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन को क्या बोल दिया, कोशिका झिल्ली। इतना क्लियर हो गया। और आप याद रखेंगे कि आप जब भी आप डायग्राम बनाएंगे, तो आपको राइट साइड में उनके नियम लिखने हैं, क्योंकि ये बहुत सही रहता है। आपको अगर आपको अपने नंबर नहीं कटवाने हैं, पूरे चाहिए एग्जाम में, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट आपको राइट साइड में आपको नाम लिखने हैं। और नाम लिखने किस लैंग्वेज में, आपको कोशिश करें इंग्लिश में ही आप लिखें। इसके बाद हम अगला बनाएंगे तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे ये बन गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये कई होते हैं, मैं एक और बना के बता दे रहा हूँ, होते कई सारे हैं बट हम इतना बना देंगे। इसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कह देंगे क्योंकि अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का पावर हाउस है। आगे हम पढ़ेंगे बट फिर भी थोड़ा जानते रहने की कोई दिक्कत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस हो गया। अब हम चूंकि अगर प्लांट सेल बना रहे हैं तो हमें हरित लवक भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ग्रीन पिगमेंट्स क्या होता है, हरित लवक। ग्रीन पिगमेंट जो है हरित लवक, वो भी आपको कहाँ मिलेगा, प्लांट में, क्योंकि वो अपने फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं खुद से, तो ये उनमें ही पाया जाएगा।
तो इसे क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हरित लवक। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब बीच में आप देखेंगे कि जो डॉट डॉट से जो थोड़े थोड़े रखे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री है। प्रोटीन की फैक्ट्री से नाम आपको याद रखना चाहिए, ये राइबोसोम है। ये आपके राइबोसोम है। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इनके अंदर ही सारी प्रोटीन जो है बनवाई जाती है। अब हम देखेंगे, ये पड़ा है जेनेटिक मटेरियल। ये आपको जो धागे नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? ये है आपके क्रोमेटिन थ्रीड्स। ये है आपके क्रोमेटिन थ्रीड्स। यही आगे चल के क्या बन जाएंगे? यही आपके बन जाएंगे क्रोमेटिन थ्रीड्स। ये आपके ये आपके जो क्रोमेटिन धागे हैं, क्रोमेटिन थ्रीड्स हैं, ये जो है क्रोमोसोम बन जाए। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। जो धागे हैं वही आगे चल करके गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं जो टूटी की संरचना पाई जाती है, इसे क्या बोल देंगे हम? इसे हमें बोलना है ER। ER को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। इन सारी जितनी आपको ऑर्गन दिख रहे हैं, इनफैक्ट और भी हैं, बट क्या होगा कि हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में बहुत ही डिटेल्स में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, आपको नोट करके रखना है कि आपको सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में आपको डीप पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाली होती है कि फंक्शन बताइए क्या होते हैं सेल वॉल के, सेल वॉल किस में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है ओनली प्लांट सेल। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो डायग्राम है वो आपके प्लांट सेल का तैयार हुआ है बनके। प्लांट सेल, तो प्लांट सेल है तभी तो सेल वॉल है। प्लांट सेल है तभी तो सेल वॉल है, क्योंकि हम जानते हैं ओनली प्लांट सेल में ही सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तो आई होप आपको इतना सब कुछ जो है वो क्लियर हो गया होगा। आप अगर कुछ नोट करना है तो आप इसे नोट कर लीजिए, या आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगली वीडियो में हम सेल वॉल इस बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और जो स्टूडेंट्स जो 9th में हैं या जो और भी हायर क्लास में हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये बेस बनाता है। अगर हमारा बेस जो है स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, तो वी कैन डू एवरीथिंग इन बायोलॉजी। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।